अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि रेंट क्या है और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, कौन कौन सी नहीं होंगी। ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में है। अब हम बात करेंगे डिडक्शंस के बारे में कि इस इनकम को कैलकुलेट करते हुए कौन सी डिडक्शंस जो हैं वो अलाउ होंगी। तो आइए हम जो है सेक्शन 15A पे चलते हैं। सेक्शन 15A जो है डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है अब यहाँ पे देखिए कि पहले यहाँ पर वर्ड सिर्फ जो था वो कंपनी था। अगर मैं आपको यहाँ दिखा सकूँ कि सब्स्टिट्यूटेड फॉर कंपनी बाय फाइनेंस एक्ट 2021, तो 2021 फाइनेंस एक्ट के तहत जब ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में गया है तो डिडक्शंस भी अब सबको अलाउ हो जाएंगी। और इसलिए इन कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर अ टैक्स ईयर अ डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स एंड अलाउंसेस नेमली। अब इसमें अलाउंसेस भी शामिल हैं और डिडक्शंस भी शामिल हैं। तो सबसे पहले क्या है जनाब कि इनकम ऑफ रिपेयर अलाउंस, रिपेयर टू बिल्डिंग एन अलाउंस इक्वल टू 1/5 ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो आपका जो रेंट है चार्जेबल उसका 1/5 आपको जो है वो अलाउंस मिलेगा एज ए डिडक्शन अगेंस्ट योर इनकम चार्जेबल टू टैक्स जी। उसके बाद अगर आ जाइए तो प्रीमियम पेड और पेएबल बाय द पर्सन इन द ईयर टू इंश्योर द बिल्डिंग, वो आपको ये डिडक्शन है। प्रीमियम पेड और पेएबल ये डिडक्शन है। लोकल रेट्स एंड टैक्सेस चार्जेस और सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी लाइक प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह ये डिडक्शन है, ये आपको अलाउ होगी। और लेकिन उसको नॉट बीइंग एनी टैक्स पेएबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस होना चाहिए, यानी इस ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स नहीं होना चाहिए, वो दूसरे लॉज जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोविंशियल एक्साइज के अंदर या इस तरह वो होना चाहिए। एनी ग्राउंड रेंट पेड और पेएबल बाय द पर्सन, अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है लेकिन आपने रेंटेड लैंड पे बनाया हुआ है, ग्राउंड रेंट पे करते हैं तो वो एज ए डिडक्शन आपको अलाउ होगी। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट पेड और पेएबल बाय द पर्सन फॉर मनी बोरोड, अगर आपने पैसे लेके बनाया है तो जो आप प्रॉफिट ऑन डेट पे करेंगे उस लोन के ऊपर, वो जो है बाय वे ऑफ मॉर्गेज हो या अदरवाइज़ हो, वो आपको रेनोवेट करने के लिए हो, कंस्ट्रक्ट करने के लिए हो, एक्वायर करने के लिए हो, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हो, तो वो आपको अलाउ होगा। उसके अलावा जो है जहाँ पे आपने प्रॉपर्टी जो है वो रेनोवेट की, कंस्ट्रक्ट की, एक्सटेंड की, रिकंस्ट्रक्ट की, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हाउस बिल्डिंग फाइनेंस और अ शेड्यूल्ड बैंक अंडर द स्कीम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, तो उस सूरत में भी जो है वो जो है आपको डिडक्शन अलाउ होगी। वेयर द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू मॉर्गेज और अदर कैपिटल चार्ज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट पेड ऑन सच मॉर्गेज, वो भी आपको एज ए डिडक्शन अलाउ होगा। ठीक है जी। तो उसके बाद आ जाते हैं एनी एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग, ये पहले 6% होता था कलेक्शन चार्जेस, अब जो है इसको 4% कर दिया। एनी एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग 4% ऑफ द रेंट चार्जेबल, अब ये अलाउंस है। ये अलाउंस जो है इस लिहाज से, या इसको अलाउंस भी हम नहीं कहेंगे बल्कि ये डिडक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है 4% तक। टू बी प्रिसाइज, डिडक्शन को 4% ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स तक डिडक्ट कर दिया, जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। सो एनी एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग 4% ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द ईयर कंप्यूटेड बिफोर एनी डिडक्शन अलाउड अंडर दिस सेक्शन पेड और पेएबल in the year wholly and exclusively for the purpose of deriving rent chargeable to tax under the head
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो अगर आपने किसी भी किस्म का कोई जो है पैसा लगाया है, कोई ऐसा ख़र्चा जो कि इस इनकम को डिराइव करने के लिए कोई अकाउंटेंट रखा हुआ है, कोई चीज़ रखी हुई है, तो वो आपको 4% तक एक्सपेंडिचर अलाउ होगा। एनी एक्सपेंडिचर पेड और पेबल एज ए लीगल एक्सपेंस, वो भी आपको डिडक्शन अलाउ होगा। अच्छा, अब अगर वेयर देर आर रीज़नेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द अनपेड रेंट, अब सवाल आ जाता है आपने रेंट तो रिसीव और रिसीवेबल दोनों बेसिस पे करना है। अगर रिसीवेबल बेसिस पे जो है आप वो अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन आपने ये देखा कि जनाब देर आर रीज़नेबल ग्राउंड्स के मेरा रिसीवेबल रेंट जो है वो मुझे वसूल नहीं होगा और वो इररिकवरेबल है, तो उसमें आपको एक अलाउंस मिलेगा इक्वल टू दी अनपेड रेंट। अच्छा, वहाँ पे टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए, ठीक है। डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट जो है उसने वेकेट कर दिया हो या आपने स्टेप ले लिए हों टू कंपेल द टेनेंट टू वेकेट द प्रॉपर्टी, ठीक है जी। पर्सन हैज़ टेकन रीज़नेबल स्टेप टू इंस्टीट्यूट लीगल, आपने मेजर्स ले लिए हों, लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी हों फॉर द रिकवरी ऑफ द अनपेड रेंट, और रीज़नेबल ग्राउंड्स हों कि वो रिकवरी जो है या लीगल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो यूज़लेस होंगी। अनपेड रेंट जो है, जो एक दफ़ा इंक्लूड कर दिया गया, आपको डिडक्शन के तौर पे अलाउ कर दिया गया, अगर वो बाद में रिकवरेबल हो जाए या बाद में रिकवर हो जाए तो फिर उस सूरत में वो आपकी इनकम में ऐड होगा, ठीक है। अनपेड रेंट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द पर्सन चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर द टैक्स ईयर इन विच द रेंट हैज़ बीन ड्यू। अच्छा, ये वाला जो है ये वो है कि अगर आपने एक दफ़ा आपको डिडक्शन तब अलाउ होगी कि पहले आप उस पर टैक्स दे चुके हुए हैं। अब दे चुके होने के बाद आपके पास दो सूरतें हो सकती हैं कि आपका रिकवर हो जाए और रिकवर ना हो। ये रिकवर हो जाए, रिकवरी हो जाए, और रिकवरी ना हो, नो रिकवरी। अगर तो रिकवर हो जाएगा तो वो फिर आपके रेंट में ऐड हो जाएगा। ऑलरेडी आपने पहले एक दफ़ा इनकम दी थी, फिर उसके बाद आपने डिडक्शन क्लेम कर ली, और उसके बाद अगर रिकवर हो गया तो फिर वो दोबारा आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा इनकम के तौर पे टैक्स करवा दिया तो फिर वो आपको डिडक्शन के तौर पर मिलेगा। सो इससे आगे आ जाएं, वेयर एनी अनपेड रेंट अलाउड एज ए डिडक्शन अंडर क्लास जे ऑफ सब सेक्शन 1, जिसकी अभी ऊपर बात कर रहे थे, ही इज़ होली और पार्टली रिकवर्ड। यही वो बात जो मैं अभी आपसे कर रहा था, होली और पार्टली रिकवर हो जाए तो आप क्या करेंगे जनाब। होली और पार्टली रिकवर हो गया, इज़ होली और पार्टली रिकवर्ड, द अमाउंट रिकवर्ड शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन विच इट इज़ रिकवर्ड। तो ये बात ख़त्म हो गई यहाँ पे। अब आगे आते हैं, आगे है कि वेयर अ पर्सन हैज़ बीन अलाउड अ डिडक्शन फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन डिराइविंग रेंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड द पर्सन हैज़ नॉट पेड द लायबिलिटी और अ पार्ट ऑफ द लायबिलिटी टू विच द डिडक्शन रिलेट्स फॉर 3 कंसेक्टिव ईयर्स, ठीक है जी, विद इन 3 ईयर्स एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर इन विच सच डिडक्शन वॉज क्लेम। यानी अगर आपने कोई डिडक्शन क्लेम की है और वो डिडक्शन जो है वो आप 3 साल तक क्लेम करने के बाद वो लायबिलिटी या पार्ट ऑफ लायबिलिटी पे नहीं करते, तो वो फिर तीसरे साल जो है, जिस साल आपने क्लेम की थी उसके उसके 3 साल बाद जो है वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो है वो ऐड हो जाएगा एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स, फॉलोइंग 3 ईयर्स, ठीक है जी, एट द in the first tax year following the end of the 3 years। अच्छा, वेयर एन अनपेड लाइबिलिटी चार्जेबल, अब होगा क्या कि आपकी अनपेड जो लाइबिलिटी थी जो चार्जेबल टू टैक्स एज ए रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन, ये वाला सब सेक्शन जो था, ये सब सेक्शन 3, तो अगर वो सब्सिक्वेंटली पे कर देते हैं आप, जो लाइबिलिटी जो है आपने पहले आपकी 3 साल वो अनपेड रही, लेकिन फिर चौथे साल आपकी इनकम में ऐड हो गई और आपने जो है वो पे कर दी उसके बाद, तो वो जब पे कर देंगे तो फिर आपको उसकी डिडक्शन अलाउ हो जाएगी दोबारा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं, कोई एक्सपेंडिचर जो है वो अलाउ हुआ हो और एज ए डिडक्शन, और वो जो है किसी और हेड ऑफ इनकम में जो है
कंप्यूट करते हुए आपको अलाउ नहीं होगा। मतलब एक दफ़ा अगर आपको यहाँ डिडक्शन अलाउ हो गई तो आप उसी डिडक्शन को किसी और हेड ऑफ इनकम में जाकर क्लेम नहीं कर सकते। और जो प्रोविजन है सेक्शन 21 की, ये सेक्शन 21 डील करता है कि डिडक्शंस नॉट अलाउड, तो वो डिटर्मिनेशन ऑफ डिडक्शन के लिए जो है वो कम्प्लीटली जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ सेक्शन 21। डिडक्शंस नॉट अलाउड, ठीक है जी। डिडक्शंस नॉट अलाउड जो है वो आपने देख लिया कि जो है यहाँ पे थे हम। सो सेक्शन 21 जो है उसकी प्रोविजंस आपको अप्लाई करेंगी डिटरमिन करने के लिए कि डिडक्शन आपको अलाउ होगी या नहीं। अगर वो वहाँ पे आप जो है वो फॉल कर जाते हैं सेक्शन 21 में कि डिडक्शन आपको नहीं अलाउ होनी चाहिए, तो फिर आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। तो ये जनाब टोटल आज आपकी डिडक्शंस थी। इसके बाद अनएडजस्टेबल रेंट है, इंशाल्लाह इस पे नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।